हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक मैंने दो पार्ट हिस्ट्री के बारे में बता दिया है। अब हम लोग पार्ट थ्री में आ गए हैं। और पार्ट थ्री की जैसे ही आप आएंगे तो पार्ट थ्री का सबसे पहले हेडिंग मिलेगा कि क्रांति की शुरुआत। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे कि क्रांति मतलब अभी तो क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे करों की वृद्धि हो रही थी, फिर मध्यम वर्ग कैसे उभर रहा था, और फिर अंततः हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब क्रांति की शुरुआत कैसे होगी। मतलब क्रांति की शुरुआत का मतलब कि रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि पिछले भाग में मतलब कि जब तक जितना हम लोग पार्ट वन और टू में पढ़ चुके हैं उसमें है कि पिछली भाग में किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिया था, और क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा किया होगा, कैसे किया होगा। प्राचीन इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए यहाँ से, अब फिर उसके बाद देखिए मतलब कि लुई 16वां जो था वो कर की वृद्धि कैसे करेगा, इसके बारे में इसको हम लोग को पीछे पढ़ चुके हैं। और क्या कारण था कि कर की वृद्धि हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए, प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। मतलब कि जो फ्रांस का समाज था जो फ्रांस का समाज था वो अपने मन से कर को नहीं बढ़ा सकता था। ऐसा ना कि उठा, सो के उठा, चलो भाई कर बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं सिस्टम होता था। ठीक, कर बढ़ाने के कुछ नियम होते थे, ऐसे ही नहीं कर बढ़ा दिया जाता था। और हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि कर बढ़ाने की वजह से कितनी सारी दिक्कतें हुई थी। तो चूंकि जो प्राचीन राजतंत्र था उसके तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए कुछ नियम कानून थे। उस नियम कानून को हम समझेंगे कि कौन से नियम कानून थे। इसके लिए स्टेट जर्नल का मतलब क्या था कि प्रतिनिधि सभा, एक सभा होती थी जिसे बोला जाता था प्रतिनिधि सभा। उसमें बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। मतलब कि अगर कर बढ़ाना है तो कर बढ़ाने के लिए पहले आपको प्रतिनिधि सभा में आना होगा और फिर मंजूरी लेना होगा, फिर उसके बाद कर बढ़ेगा। तो जो स्टार जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, तीन स्टार जनरल अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। अब जैसे देखिए, अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में जैसे संसद है ना, तो संसद में देखेंगे कि संसद में दो हिस्सा होता है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बेसिकली इसका संसद का ही अंग होता है। तो अगर कोई भी डिसीजन होता है तो हम यहीं से हमारे नियम कानून बनते हैं और जो भी पारित होता है वो पारित होता है। तो वैसे ही फ्रांस के समाज में उस समय, किस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 1789 के आसपास की ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो 1789 के समय क्या हो रहा था कि तीन स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। कहाँ भेजते थे? यहीं पे, उसमें। और हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि तीन स्टेट थे, प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक, थर्ड स्टेट को ही कर वगैरह देना पड़ता था, ठीक ना। तो लेकिन सम्राट ये निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। और दूसरी चीज ये थी कि जो संस्था है, राजनीतिक संस्था, कौन सी राजनीतिक संस्था? स्टेट जनरल। ये जो प्रतिनिधि सभा थी इसकी बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? जो आपके राजा होते थे उनकी होती थी। अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। अब देखिए, 1614 में बुलाया गया है। राजा कब बन रहा है लुई 16वां? 1774 में। ठीक ना, राजा बन रहा है 1774 में, और बैठक बुलाई गई 1614 में। मतलब इतने दिनों तक अभी तक कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई थी। अब जब बैठक नहीं बुलाई गई थी तो उसके बारे में देखते हैं कि क्यों बैठक नहीं बुलाई गई और क्यों, कैसे कर बढ़ेगा। फ्रांसीसी समाज सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों का प्रस्ताव रखा। देखिए, मैं यही बात कर रहा था कि कब प्रस्ताव रखा, 5 मई 1789 को। तो ये डेट याद रखेंगे कि लुई 16वां ने कब करों का प्रस्ताव रखा था। तो 5 मई 1789 को अनुमोदन दिया कि स्टार जनरल की बैठक बुलाई जाएगी। प्रतिनिधित्व की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। मतलब वर्साय एक जगह है वहां पे, तो वहां पे एक आलीशान भवन था, उसको सजाया गया क्योंकि बैठक बुलानी थी। कब बुलानी थी? 5 मई 1789 को पहले प्रस्ताव पेश किया गया और उसको सजाया जाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। मतलब कि पहले, मतलब फर्स्ट वाले और सेकंड वाले, ये दोनों ने कितने प्रतिनिधि भेजे? 300 प्रतिनिधि भेजे। मतलब कि 300 लोगों को भेजा कि कर बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, इस पे अपना वोटिंग देना था। और और वो जो थे वो आमने सामने के कतारों में बैठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि, क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा थी, तो उनके 600 प्रतिनिधि को उनके पीछे खड़ा किया गया। अब तो देखो,
कितना नाइंसाफी है कि पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के लोगों को बैठाया जा रहा है और तीसरे स्टेट वालों को उनके पीछे खड़ा किया जा रहा है कि आप क्या कर बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग के रहे थे। किसान, औरतें और कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था। मतलब कि देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। किसान, औरत, कारीगर इस सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन तीसरे स्टेट में ये लोग भी थे। लेकिन तीसरे स्टेट में केवल वो जो थे, जैसे कि जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग में जो लोग थे, वही लोग इस प्रतिनिधि ये स्टेट में अरे जो जनरल असेंबली थी, जो स्टेट जनरल था, प्रतिनिधि सभा थी, इसमें हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। किसान, औरत और कारीगरों को इस सभा में कोई भी वर्जित नहीं था। मतलब वो उसमें सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, प्रवेश वर्जित था। ठीक। फिर लगभग 40,000 पन्नों के माध्यम से, अब देखिए यहाँ पे 40,000 पन्नों के माध्यम से उनकी शिकायतों मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधित्व अपने साथ लेकर आए थे। मतलब ये जितनी थी, ये 40,000 पन्नों का शिकायत लेके पहुंचे थे कहाँ पे, प्रतिनिधि सभा में। जब स्टार जनरल के नियमों के अनुसार, अब देखिए यहाँ से देखिए, स्टार जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग एक मत देने के अधिकार था। इस बार लुई 16वां इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। मतलब कि एक लोग एक वोट देंगे, ठीक ना। ये नियम था कि एक लोग एक वोट देंगे कि कर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। मतलब वो कह रहे थे कि पहले स्टेट, दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट के जितने प्रतिनिधि थे, मतलब इसमें 300 थे, इसमें 300 थे और इसमें 600 थे, ये सब मिल के वोट देंगे कि टैक्स बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। तो ये देने का अधिकार होगा। एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए मैं इस पुस्तक के बारे में पहले बता दिया हूं कि रूसो की पुस्तक कौन सी थी। रूसो की पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। मतलब कि जब ये वोट वाला सिस्टम वो लोग मतलब प्रस्तुत किए कि जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो लोग कहे कि सबको वोट देना है, पहले स्टेट वाले, दूसरे स्टेट वाले, तीसरे स्टेट वाले। लेकिन जब लुई 16वां ने इस चीज को नहीं माना, तो इसके विरोध में कौन स्टेट वाले, तीसरे स्टेट वाले, क्योंकि इनको तो अधिकार था ही, तीसरे स्टेट वाले इस चीज के विरोध में चले गए और सभा के बाहर चले गए। और सभा के बाहर जाके क्या किए, उन्होंने सभा के बाहर जाके प्रतिनिधित्व ने खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता घोषित कर दिया। ठीक। मतलब वो कहे कि ये फ्रांस जो ये प्रतिनिधि सभा है, इसको हम नहीं मानते भैया, ये प्रतिनिधि सभा वभा को हम नहीं मानते, क्योंकि जब ये वोट देने का अधिकार ही नहीं है हमको, केवल हमको बैठाया गया है, तो क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता घोषित किया और 20 जून, ये डेट याद रखिए, 20 जून को। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका मैं एक डेट बताया था कि प्रस्ताव रखा गया था कि जो बैठक बुलाई जाएगी 5 मई 1789 को, इसके लगभग मई जून, एक महीने बाद, एक महीने 15 दिन बाद, 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। वर्साय एक जगह था, वहां के उसके एक टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैं वर्साय के बारे में एक जगह यहाँ भी बताया था कि वर्साय के एक आलिशान भवन में ये प्रति मतलब ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसमें से ये लोग चले गए तीसरे स्टेट वाले, और तीसरे स्टेट वाले जा गए कहाँ, वर्साय के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जाके जमा हो गए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और खुद को ही थर्ड स्टेट वाले खुद को ही कहें कि भैया हम ही नेशनल असेंबली है, ये नेशनल असेंबली नहीं है, इसको हम नहीं मानते, ये नेशनल असेंबली है। कौन, ये जो टेनिस कोर्ट है, अभी मैं इसकी फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक। उसको घोषित कर दिया। और जब तक सम्राट शक्तियों को कम करने के लिए संविधान तैयार नहीं करा जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। मतलब कि ये जो कोर्ट में जो इंडोर टेनिस कोर्ट में जो लोग जमा हुए थे, वो लोग कहे कि तब तक असेंबली हम ये वाली भंग नहीं करेंगे, जब तक कि सम्राट की शक्तियों को कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि सम्राट ही डिसीजन लेता था। वही मना कर दिया कि टैक्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, अरे वोट देना है कि नहीं देना है। तो जब वो मना कर दिया, तो इसलिए भैया कोई नहीं मानेगा, तो इसीलिए वो कहे कि सम्राट की शक्तियों को क्या करना होगा, कम करना होगा, सबका डिसीजन यहाँ पे मान्य होना होगा। इन उनका नेतृत्व कौन करा था, मिरावेयो और आवेशिये, ये दो व्यक्ति थे। जो मिरावेयो थे वो जन्म से कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन अब देखिए कुलीन परिवार में हुआ था, ये किस स्टेट के होंगे कुलीन परिवार के, आप कमेंट में बताइएगा किस स्टेट में होंगे। ये कुलीन थे, लेकिन सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत थे। वो चाहते थे कि नहीं, सबको अधिकार होना चाहिए। उसी तरीके से एक पत्रिका निकाली जो वर्षाय से जुड़ी भीड़ के समझ जोरदार भाषण दिए, इन्हीं ने, कौन ने, मीराबेयों ने।
आरबीसीए ने मूलतः पादरी थे। और तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक नाम से, देखिए ये तीसरा स्टेट क्या है इस नाम से एक पुस्तक अरे शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी, जिसके माध्यम से लोगों को समाज में जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनको जागरूक करने के लिए कि आप लोगों को किस तरीके से सताया जा रहा है, या फिर आपको वोट देने का अधिकार नहीं है जब तक आप वोट नहीं देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं, मतलब कि हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारे भारत की, अपने भारत की बात कर रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा में जो भी प्रतिनिधित्व जाते हैं वो हम हमारे द्वारा वोट दे के ही जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई जाएगा वहां पे जाके डिसीजन ले लेगा, हमारे खिलाफ टैक्स बढ़ा देगा या हमारे किसी चीज को कर लेगा। तो उसी तरीके से ये लोग भी चाहते थे, कौन, मीरावे और आवेसिए, ये लोग चाहते थे कि सबका अधिकार हो, सब लोग डिसीजन में मेकिंग में साथ हो। अब देखिए कुछ कुछ घटनाएं हैं जो जिसको कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसको आपको जानना जरूरी है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा समय लगेगा इसको हटाने के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जैसे कि 1774, ये अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। 1774 में क्या है कि लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज अस्तुत। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सरकारी खाना खजाना जो था वो कितना खाली हो चुका था, और फ्रांस के ऊपर कितने कितने लिब्रे की क्या हो गई थी, टैक्स, अरे वो क्या कहते हैं, कर्ज हो गया था। इसके बारे में आप बताएंगे। 1789 में स्टॉर्ट जर्नल का आह्वान, तीसरे स्टेट नेशनल असेंबली का गठन और वास्तिल पर हमला, देहाती में किसान विद्रोह, इसी को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1789 वाला। मतलब 1789 में क्रांति हुई थी, लेकिन कैसे हुई थी इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो इस डेट को आप ध्यान रखिएगा। अब बाकी ये सब अभी हम लोग को पढ़ना है, तो उसके बारे में आप उसको ज्यादा नहीं ध्यान देंगे, अभी उसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। एक चीज यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए, नीचे आते हैं हम लोग फोटो में, कि जो टेनिस कोर्ट में लोग इकट्ठा हुए थे, देखिए यही टेनिस कोर्ट है, ये आपका टेनिस कोर्ट है। यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि एक विशाल पेंटिंग जॉक लुई डेविड द्वारा बनाई गई है और ये नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। ठीक, टेनिस कोर्ट में शपथ ले रहे हैं ये लोग मिल के क्या कर रहे हैं, टेनिस कोर्ट में शपथ ले रहे हैं कि जो नेशनल असेंबली तब तक ये मानी जाएगी जो जब तक कि सम्राट की शक्तियों को क्या कर दिया जाए, कम ना कर दिया जाए। ठीक, और हम लोग आगे चलते हैं। ये ये वाला टॉपिक अब जब खत्म होगा फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, अब देखिए ये वाला पेज पे आइए। अब देखिए हम लोग अभी तक क्या पढ़े, अभी तक ये पढ़े कि नेशनल, जो आपका क्या था, प्रतिनिधित्व सभा, एक सभा बुलाई गई थी, मैं सीधे लिख देता हूं, सभा एक थी। सभा कौन बुलाया था, सम्राट बुलाया था। कब बुलाया था, मई में। और इस सभा को क्या तीसरे स्टेट वाले लोग माने, नहीं माने। तीसरे स्टेट वाले क्या किए, नहीं कहे, भैया नहीं ये नहीं होगा सभा, हम एक सभा बनाएंगे। और सभा कहाँ बनाएंगे, टेनिस कोर्ट में। और टेनिस कोर्ट में ही असेंबली बनाएंगे, ये असेंबली मान रहेगी। ये जो तीसरे स्टेट वाले थे ये लोग की मांग क्या थी, वोट का मांग था। ये लोग कह रहे थे कि भैया हमको भी वोट देना है कि टैक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्या लुई 16वां इस चीज को माना था, नहीं माना था, नहीं माना था ना, तभी तो ये लोग जाके टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे। और ये लोग कहते कि तब तक हम नहीं करेंगे जब तक कि सम्राट की शक्ति को कम नहीं किया जाएगा। और ये लोग कब कब जाके इकट्ठा हुए थे, 20 जून को। ठीक, 20 जून 1789। ठीक, इतना तो आप लोग क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान के प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड थी, ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पावरोटी की कीमत आसमान छू रही थी। अब देखिए मैं बताया था ना कि उन लोगों का पावरोटी मुख्य भोजन था, और पावरोटी की कीमत बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि ठंडी थी, फसलें नहीं हो पा रही थी। बेकरी मालिक की स्थिति का फायदा उठाकर जमाखोरी में जुटे हुए थे। जमाखोरी का मतलब समझ लीजिए, जमाखोरी का मतलब होता है कि जब किसी चीज का शॉर्टेज हो तो उस चीज को इकट्ठा कर लेना और इकट्ठा करके महंगे दामों में बेचना। अब जैसे पावरोटी की कीमत महंगी हो रही थी, तो मालिक क्या कर रहे थे कि उसको बेच नहीं रहे थे, उसको इकट्ठा करते जा रहे थे कि जब एकदम शॉर्टेज हो जाएगा पावरोटी की कीमत में, तब जाके हम बेचेंगे तो बहुत महंगे दामों में क्या होगा, बिकेगा। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई हुई औरत ने भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। अब जब दुकान वाले क्या कर रहे थे कि पावरोटी नहीं दे रहे थे, तो औरत गुस्सा हो गई। वो लोग कहे कि ऐसा है कि चलो दुकान पे धावा बोलते हैं और इन्हीं का तोड़ फोड़ के इन्हीं से ले लेते हैं। ठीक, दूसरी तरफ सम्राट ने सेना पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। मैं बताया था कि फ्रांस का एक बहुत मुख्य शहर है उस समय था जो पेरिस था। इस वाले मैप में आप देखेंगे, अगर मैं इस वाले मैप को थोड़ा सा बड़ा करूं,
ठीक, दिख रहा है आप लोगों को? अगर इस वाले मैप पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा किया हूँ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए पेरिस है एकदम बीचों बीच में, है ना? यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सम्राट ने क्या कर दिया था, सेना को घुसने का आदेश दे दिया था। हम वापस से इसको छोटा कर देते हैं। ठीक, इसको वापस से हम छोटा कर देते हैं ताकि ये समझाने के लिए जरूरी है ना। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे। अब कहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ पे, कि सम्राट ने जब पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया तो कुद्र भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नस्ते नाबूद कर दिया। अब बास्तील पर धावा हम लोग पढ़ चुके हैं कि बास्तील का धावा को क्या कर दिया था, नस्ते नाबूद कर दिया था और उसके टुकड़े उकड़े को बेच उच दिया था। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग पार्ट फर्स्ट में चर्चा कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट आप जाके पढ़ लीजिएगा। देहाती इलाकों में, गांव में यह अफवाह फैल गई। अब देखिए गांव में क्या फैल गई, अफवाह फैल गई कि जहांगीरों के मालिक ने भाड़े पर लुटेरों को बुला लिया है। लठैतों और लुटेरों को के गिरोह को बुलाया है जो पक्की फसलों को तबाह कर देंगे। कई जिले में भय आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण इलाकों पर आक्रमण कर दिया और अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को भी जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर पड़ोसी देशों में भागने लगे। अब चूंकि हुआ क्या कि जब बास्तील पर धावा बोले, कब बोले, 14 तारीख को, 14 तारीख को जब बास्तील पर धावा बोले, फिर उसके बाद गांव में अफवाह फैल गई। अफवाह बड़ी तेज फैलती है। अफवाह झूठी फैली कि सच्ची फैली, इसका तो मतलब, अफवाह तो हमेशा झूठी ही होती है। तो जो अफवाह फैली वो क्या फैल गई कि जो मालिक है, जागीर के जो मालिक हैं, वो आ रहे हैं लठैतों और लुटेरों के गुरुओं को लेकर, और वो क्या करेंगे, पक्की फसलों को नष्ट कर देंगे। और इसी जैसे ही खबर को सुने किसान लोग, तो वो क्या किए कि जितने भी दस्तावेज थे उसको जला दिए। दस्तावेज का मतलब क्या था, दस्तावेज जो लगान संबंधी थे। अब लगान कौन देता है भाई, जिसके पास पैसा होगा, और पैसा किसके पास होगा, जागीर के जो मालिक होंगे उनके पास होगा। और बेचारे किसान गरीबों को खूब ज्यादा कर्जा दे के कर्ज में डुबा देते थे और फिर उसके बाद अपना मजा से रहते थे। इस चीज को जब भनक लगी, बस मालिक को भी पीटे सब, और उसके बाद दस्तावेज को भी जला दिए और अन्न भंडार को लूट लिया, जो ये सब जमा करके रखे हुए थे, कौन, मालिक सब जमा करके रखे हुए थे। आगे चलते हैं। अपने विद्रोह प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब देखिए, जिस नेशनल असेंबली की बात कर रहे थे कि वोट देने का जो राइट है वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अंततः क्या कर दिया, मान्यता दे दी। वो मई से ये घटना शुरू हुई, मई से गई जून में, जून से कहाँ पे आ गई, जुलाई में। देखिए एक घंटे के, एक महीने के अंतराल में कैसे चेंजेस हो रहा है। जुलाई में 4 अगस्त 1789 को, अब जुलाई से अगस्त में आ जाइए, अगस्त में आ जाइए भैया। देखिए अभी इसी साल, हम एक ही साल में सारी घटनाएं पढ़ रहे हैं, 1789 में। इसीलिए इसको 1789 की क्रांति भी एक तरीके से बोला जाता है, क्योंकि इसी समय ये सारी घटनाएं हो रही हैं कि मई में शुरू हुआ, जून में हुआ, जुलाई में हुआ, अगस्त में हुआ। तो 14 अगस्त से 1789 को रात ने असेंबली करो कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने को विवश कर दिया। जैसे जो पादरी लोग थे, भैया पादरी लोग थे जो फर्स्ट स्टेट वाले थे, मालिक थे जो सेकंड स्टेट वाले थे, इन लोग को जो विशेषाधिकार था कि ये लोग टैक्स नहीं देंगे, इस विशेषाधिकार को कम करने के लिए विवश कर दिया, छोड़ने के लिए विवश कर दिया। धार्मिक कर को समाप्त कर दिया। हम लोग, मैं बताया था आप लोगों को 2 प्रकार के कर थे, याद है कि नहीं याद है? अगर आप लोग पार्ट 2 देखे होंगे तो आपको याद होगा कि टू टू टाइप्स के कर थे। एक था टाइल और एक था टाइड, टाइल और टाइड, ये ठीक। अब ये कौन था इसको कमेंट में आप बताइएगा। ठीक, तो धार्मिक कर को समाप्त कर दिया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जब्त कर लिया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। अब सोचिए कितना। अब मैं बताया था कि कर्ज कितना था, 12 अरब लिब्रे के पास था। और देखिए यहाँ पे ये संपत्ति पूरे सरकार के हाथों में आ गई, और जब सरकार के हाथों में आएगी फिर इसके बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब कि जब ये चीजें हुई, ठीक, नेशनल असेंबली को मान्यता मिल गई, तो कैसी कैसी घटनाएं हुई, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझको फीडबैक मिले।